राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं वज्रघोष। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। देश के अंदर दो खलनायक हैं, मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान। नेताजी कह रहे हैं इस देश के अंदर दो खलनायक हैं, पहला खलनायक मुसलमान। वो कह रहे हैं कि मेरी बात से बहुत कुछ लोगों को तकलीफ होगी, भाई पहला खलनायक मुसलमान। ठीक भैया, जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान। लेकिन मैं बताना चाहता हूं पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण सवर्ण सवर्ण। और दूसरा खलनायक इस वक्त है सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण है। बाबा जी, मेरे आपसे ना दो सवाल है, वैसे तो तीन है। पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये मुसलमानों की तुलना सवर्णों से करना, ये बात मुझे कुछ पच नहीं रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर अगले सवाल पे आऊंगा। मुसलमानों की तुलना सवर्ण से नहीं की है। देखिए, राजनीति में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। राजनीति शब्द, साहित्य और राजनीति। हाँ, सुनिए, दो प्लस शब्दों दो चार नहीं होता राजनीति में। ना शब्दों नहीं पकड़ना है, उनके उसके भाव को पकड़ना है। तो पहला शब्द जान लीजिए कि मुसलमानों को सवर्णों से जोड़ा नहीं है, सवर्णों को मुसलमानों का एग्जाम्पल दिया है। आज एक बात बताइए, एक देश का पूरा इकोसिस्टम मुसलमानों की खुशामद में लगा रहता है? क्यों? क्यों क्यों लगा रहता है? क्योंकि 85%, सुनिए, ना 20 करोड़ वोट है पूरे देश में और 85% उस इकोसिस्टम को मिलता है। और पूरा इकोसिस्टम क्या क्या चाट रहा है, ये शब्द मुझसे मत बुलवाइए। सवर्ण कितने हैं देश में? 8 से 14%। पूरे जनसंख्या का बताइए। 30 करोड़ से ज्यादा होंगे, 35-40 करोड़ होंगे। हाँ, होंगे। 85% भाजपा को वोट देते हैं। क्यों? आज देश का 85% वोट काऊ बेल्ट में भाजपा को वोट देता है। मुसलमानों का दुगना वोट है, पर भाजपा इन सवर्णों को कुत्ता बना के रखती है अपने दरवाजे का। रखती है कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी। तो नेताजी कह रहे हैं कि ए सवर्णों, मात्र 13% मुसलमान इन पार्टियों को, इस इकोसिस्टम को, इंडिया अलायंस को कुत्ता बना के अपने दरवाजे पे पालता है। और भाजपा तुमको अपना कुत्ता बना के हम भाजपा के दरवाजे पे पल रहे हैं। तो मुसलमानों से सीख लो कि अपने वोट की कीमत कैसे वसूलनी है, नेताजी। और सुनिए, दो खलनायक कैसे? मुसलमान तो चलो, जो खलनायक है वो सब जानता है, पूरी दुनिया का खलनायक है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। सवर्ण तो है ना खलनायक अंबेडकरवादियों का। आज अंबेडकरवादियों का खलनायक कौन है सबसे बड़ा? सवर्ण। और पूरी भाजपा पिछले 2 सालों से अंबेडकरवाद की गोद में जाके बैठी है कि नहीं बैठी है? आप बताइए। क्यों? यूजीसी गाइडलाइन क्यों आई? मोदी ने SC ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत क्यों किया? क्योंकि उसको पता है सवर्ण कहा जाएगा। सवर्ण के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो सवर्ण को तो चाहे
चाहे रोटी दो चाहे मत दो, इसको तो हमारा ही दुआरा गोरना है। जो बाबा जी, नहीं तुम्हारा दुआरा गोर रहा ना, सुनिए सुनिए, गांव में, आप तो गांव के आदमी हैं, दुआरे को कुकुर जाई कहां, पर जे तोहके देख के गुर्राला होके बिस्कुट खियावत हूं, हमान के रोटियों ना मिलत थिया, पर जे हमान के देख के भौंका था, काटे दौड़त था, ओके मोदी जी बिस्किट ले आए के खियावत हुआ। मोदी जी उसको बिस्कुट खिला रहे हैं, इन नीलटों भीमटों को, अंबेडकरवादियों को। तो ठीक है। भैया जब दरवाजे वाला कुकुर एक दिन दौड़ा के दांत दिखाएगा ना, तो बाबू साहब को अकल आएगी कि नहीं यार, इसको भी देना है जी। चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात में। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा रामदास तो बृजभूषण सिंह के प्रवक्ता हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं, हमने कब सोशल मीडिया हैंडल किया? नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब हम उनके पक्ष में वीडियोस बनाते हैं, किसान नहीं नहीं आंदोलन हो, नहीं, ठीक है, हाँ, यस, आई एक्सेप्ट। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रवक्ता हूं, मैं सेंगर का प्रवक्ता हूं। सुनिए, अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ता से मैं सारण वाले उन 5 पासवान माझी लड़कों का प्रवक्ता था। क्यों? जी हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, यस, पहलवान आंदोलन के केस में मैं ब्रजभूषण सिंह का प्रवक्ता हूं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह उसमें निर्दोष थे और उनको जानबूझकर गंदे झूठे घिनौने आरोप लगा के झूठ बोल के फंसाया गया, जैसे सारण में उन 5 माझी पासवान लड़कों को फंसाया जा रहा था। ठीक है, तो ये आरोप तो मैं स्वीकार करता हूं कि जहां भी अन्याय होगा, जहां सच बोलना होगा, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। अब चाहे जो आ जाए, सच के पक्ष में जो होगा उसके साथ खड़े हैं। सेंगर के प्रवक्ता हैं, ब्रजभूषण के प्रवक्ता हैं, और बोलिए। ठीक ठीक ठीक, चलिए अब दूसरे पहलू पे आता हूं, जरा दूसरा पक्ष सुन लीजिए। नेताजी का जो ये बयान जो हमने दिखाया है, जो वीडियो दिखाई है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा से बागी होते जा रहे हैं? पीछे नहीं, उनका बयान बागी कि दोनों मेरी बात खत्म हो जाए। पीछे उनका एक बयान था कि दोनों बाप बेटा, मैं और करण, दोनों संसद जाएंगे, और अब ये दोनों बयान आपको लग नहीं रहा कि भाजपा से कुछ ज्यादा ही ये परिवार बागी हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे एक मिनट, लड़का 4 बार का विधायक है, 2 बार, एक लड़का सांसद है, लड़का 2 बार का विधायक है ना, बड़े वाले पुत्र उनके, लड़का 2 बार का विधायक है, एक लड़का सांसद है, खुद 5 बार के सांसद हैं, धर्मपत्नी सांसद रही हैं, और जिले की, राज्य की ऐसी कोई पद नहीं है, चुनावी पद, जो न जीते हों। जिला पंचायत कंट्रोल करते ही हैं, पूरा जिला कंट्रोल करते ही हैं, 4 अलग अलग। नहीं, जिला पंचायत तो 5 कंट्रोल करते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और अगल बगल 1-2 और है। हाँ, तो भैया जो बाबू साहब नन्हे पहलवान, जो दुधारू गाय होले ना, उलात मारे ले, लात ना मारे ले, छाती पे भी कभी कभी चढ़ जाले जी, जानला ना। अच्छा, एक बार सुनिए, एक बहुत मजेदार किस्सा बता रहा हूं। बहन जी का और कलेश भैया, टोटे भैया का हो गया गठबंधन, ठगबंधन एक बार हुआ था एक बार हुआ था लोकसभा में। तो हाउ गाजियाबाद वाली सीट पे एक तो सपाई नेता का नाम भूल गया, पता नहीं कौन प्रधान था या कौन था, ऐसा ही कुछ नाम था। वो पैसा दे के बकायदे सपा से ले आया टिकट ले आया, नामांकन भर दिया, तैयारी वारी करने लगा। जब चुनाव प्रचार होने लगा तो एक दिन बहन जी के ऑफिस से फोन आया, है फलाने, और तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो उसने बोला, कैसन पैसा, कौन पैसा? अरे बोला, हो जन गाजियाबाद से टिकट पाए हो, उसका पैसा नहीं दोगे? तो बोले, गाजियाबाद से टिकट पर वो तो हम सपा कोटे से न पाए हैं, हम अपनी पार्टी को पैसा दे चुके हैं। तो बोला, ये बेटा, अपने पार्टी के जो पैसा दिले हुआ ना, वो तो के बदले में टिकट दे ले, ऑटो दे दे, हमारा ऑटोवा चाहिए कि ना?
अरे बसपा का वोट चाहिए, उसका पैसा दो। गठबंधन में अगर बसपा का वोट चाहिए तो बसपा को पैसा देना पड़ेगा, जब तब 1.5-2 लाख वोट जो ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुनिए, इस देश का ठाकुर एक मुश्त 85% वोट देता है बीजेपी को, और सिर्फ ठाकुर नहीं, सवर्ण पूरा देता है। तो ऐसा है नन्हे पहलवान आंदोलन के बाद जो नेताजी पे गंदे घिनौने घटिया आरोप लगाए थे, और जिस प्रकार से गंदी घटिया गलीच राजनीति उनके नाम पे हुई और उनके नाम पे जो कीचड़ उछाला गया, तो पूरे देश शामिल थी, जिसमें बीजेपी शामिल थी, पहले सरेंडर करने वाली पार्टी थी। तो पूरे देश के राजपूतों को लगा कि एक शरीफ आदमी को, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, और एक पूरी लॉबी बदनाम कर रही है। इसकी उनको लाभ यह पहुंचा कि आज वो पूरी क्षत्रिय बिरादरी के, पूरे देश के, सुनिए, आज वो जब हरियाणा में जाते हैं, आज वो जब एमपी में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो उनके स्वागत में जो भीड़ उमड़ती है, वो नहीं, उनकी बेटी शालिनी सिंह अभी हरियाणा में गई थी, 2 दिन पहले की बात है। वहां जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, जो भीड़ थी, वो ये दिखाती है कि आज बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रियों के एकमात्र और एक मुश्त नेता है। तो भैया जब इतनी दुधारू, 1 मिनट, तो इतनी दुधारू गाय तो लात मारेगी। पर एक बात बताऊं, गैया बहुत स्मार्ट है, एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ग्वाले को ये एहसास करा रही है कि दूध देते हैं, तनी कायदे में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पर गैया इतनी मूर्ख नहीं है, नन्हे पहलवान सुनिए, गैया इतनी मूर्ख नहीं है कि कसाई बाड़े में जाके खड़ी हो जाएगी। अखिलेश जैसा, अखिलेश की राजनीति, आपने मेरी बात का दूसरे प्रश्न का सवाल का जवाब दे दिया कि इसका मतलब, देखिए मैं बताऊं मैं चिंतित क्यों था कि इतना बड़ा पहलवान आंदोलन, ओलंपिक मेडलिस्ट, भाई बजरंग पुनिया ओलंपिक मेडलिस्ट, विनेश फोगाट मेडल से चूक गई, वर्ल्ड की मेडलिस्ट, और साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट। जब इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े खिलाड़ी आरोप लगा रहे थे, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने एक बार किसी मंच से, किसी इंटरव्यू में नेताजी का विरोध नहीं किया, ना मायावती ने किया। और इधर नेताजी के जो वो दोनों इनकी वैल्यू जानते हैं, सुनिए, हाँ, वो दोनों इनकी वैल्यू जानते हैं भाई। सपोर्ट, देखिए, सपोर्ट तो बीजेपी ने भी किया, ये मानना पड़ेगा, परंतु बीजेपी थोड़ा सा चूक गई। और ये जो बयान दिया है नेताजी ने, ये सिर्फ सवर्णों की तरफ से बीजेपी को एक चेतावनी है कि सवर्णों को हल्के में मत लीजिए, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। यूजीसी पे गाइडलाइंस पे आप लोगों ने जो गफलत की है, आप लोगों ने जो लापरवाही की है, वो गलतियां मत कीजिए, और सवर्ण समाज को थोड़ा सा पैसिफाई कीजिए। सुनिए, एक समाज जो एक मुश्त आपका सबसे वफादार, सबसे कट्टर समर्थक रहा है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उनकी भी भावनाएं हैं, उनका ध्यान रखिए। तो अच्छा, 1 मिनट, आज सवर्णों के एक मुखर नेता है, और वो उस राम कथा में सवर्णों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, मैं एक और नन्हे पहलवान आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने बर्थडे पे आपने हफ्ता या 10 दिन की राम कथा कराई नंदिनी नगर में? कराई। रोजाना कम से कम 50,000 आदमी का तो भोजन बनता था। 1 लाख लोग, 1 लाख लोग रोजाना, 1 लाख लोग जुटते थे।
प्लस गुस्से थे। उनके उन 1000 लोगों के व्हाट्सएप से जो क्लिपिंग्स, जो पूरे उस समारोह की जो क्लिपिंग्स शेयर हुई, उनकी संख्या करोड़ों में होगी। होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नेताजी इतने छोटे आदमी हैं कि 1 लाख लोगों को 10 दिन भोजन नहीं करा सकते थे अपने खर्चे से? पर उन्होंने इसको जन आंदोलन बनाया। गरीब आदमी अपने घर से 1-1 किलो दूध लेके आए हैं, 5 किलो टमाटर लेके आए हैं, 5 किलो आलू लेके आया है। उन्होंने इसको जनता की भागीदारी वाला कार्यक्रम बनाया। नेताजी ने रितेश्वर महाराज जी से एक व्यक्ति को मिलाया है कि ये रोज अपने खेत से ताजा बथुआ तोड़ के लाते थे। ये तो वीडियो वायरल है। ये दूध लाते थे, ये तो वीडियोस वायरल हैं। तो इसका मतलब क्या था? उन्होंने पूरे अपने इलाके की हर आदमी की भागीदारी सुनिश्चित की उसमें। 5 किलो आलू जनता से जुटाने की जरूरत नहीं है ब्रजभूषण चंद्र सिंह को, पर जितना जन समर्थन। अच्छा, 1 मिनट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, आप बताइए, जो वहां पे कोई जाति का टैग लगा के आदमी आए थे उस राम कथा में? नहीं, वहां हिंदू सनातनी आया था। बाबा जी, नेताजी ना जब कुश्ती संघ में नहीं आए थे तो दंगल कराते थे। तो मैं तो उस दंगल में नहीं गया, लेकिन वो हमसे पहले वो दंगल होता था। तो लोग बताते हैं कि कैसे दंगल कराते थे। ए फलाने जिला पंचायत इधर आओ, चलो इस कुश्ती का इनाम दो। ए फलाने भट्ठा मालिक कहां दिख नहीं रहे हैं, ए ठेकेदार PWD A+ इधर आओ, कुश्ती का पैसा दो। पूरा दंगल ऐसे कराते थे। मतलब पूरे इलाके के सारे बड़े ठेकेदार, सारे बड़े नेता, सारे बड़े लोग आते थे और हर कुश्ती में एक किसी बड़े आदमी को बैठा देते थे कि भाई इस कुश्ती का इनाम फलाने देंगे। नेताजी ने इस बार जो अपने बर्थडे के उस कार्यक्रम में रामकथा कराई है, उन्होंने पूरे इलाके को आमंत्रित किया और बोला कि आप जो ला सक। एक आदमी कद्दू लेके गया था, एक ट्रैक्टर, आपको पता है? उसके खेत में कद्दू लगा था, एक ट्रैक्टर कद्दू ले गया था। नेताजी ने उसको ही बोला कि एक ट्रैक्टर कद्दू लाए थे। इसका मतलब है कि नेताजी सुनिए, एक यादव जी थे, उनका 1 क्विंटल दूध का पर डे का कलेक्शन था, शहर लेके जाते थे। वो अपना 1 क्विंटल दूध 8 दिन जो है लगातार रामकथा में लेके आए। कुछ लोगों ने बड़ी आलोचना की, यादव जी थे। तो भैया, अखिलेश यादव से बड़े यादव नहीं ना थे। अखिलेश यादव की इतनी औकात नहीं है। आज मैं यादवों को बोल रहा हूं साफ साफ कि नेताजी के ऊपर उंगली उठा दे, ना मायावती की औकात है। तो बाबा जी, कहीं ना कहीं नेताजी आज राजपूतों के तो पैन इंडिया सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है T राजा सिंह का, तीसरे नंबर पे आजकल आता है रविंद्र सिंह भाटी। राजनाथ जी आजकल कभी रेटिंग में नीचे चले गए हैं काफी। नहीं, देखिए राजनाथ सिंह, देखिए सही पूछा जाएगा तो ठाकुरों के सबसे बड़े नेता तो बाबा हैं, पर बाबा ठाकुर नेता बन नहीं सकते। वो संत है, वो तो पूरे देश के नेता हैं। वो सुनिए, वो अपनी ब्रांडिंग ठाकुर नेता के रूप में कर नहीं सकते, वो पूरे देश के नेता हैं। साधु की जात न पूछबे, भाई साधु की कोई जात नहीं। हम नहीं कहते कि बाबा जी ठाकुर है। आज सवर्णों के सबसे बड़े नेता जो 2-4 हैं, उनमें एक ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं। और ये उन्होंने वो उस वक्त वो भाषण दे रहे थे, वो सवर्णों का नेतृत्व कर रहे थे और सवर्णों को इशारा कर रहे थे कि हम एक मुश्त तुमको वोट देते हैं और मुसलमानों का दुगना देते हैं। इसलिए ठीक है, आप खूब अम्बेडकरवाद कीजिए, आप खूब दलितों को पटाइए, ओबीसी को पटाइए, पर हमारी भावनाओं का भी ध्यान रखिए। सिर्फ इतना सा है, और इस भाषण में और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक जी बाबा जी, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी बंगाल यात्रा को सपोर्ट कीजिए। नीचे पेटीएम नंबर है बाबा जी का, अजीत सिंह के नाम से आता है। मैं 7 तारीख को बंगाल पहुंच रहा हूं, हमारी बंगाल यात्रा को सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।